नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह जीएस का पेपर 2, यानी कि यहाँ पर आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उससे जाकर के यह मुद्दा जुड़ेगा। ठीक है, नाटो द्वारा सुरक्षा संधि को निलंबित करने की घोषणा यह भी हाल ही में किया गया है। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। इसमें तकरीबन 31 देश है। इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। नाटो पर आपको हम विस्तार से बताएंगे। अब यहां पर बात की गई है कि नाटो ने सुरक्षा संधि किया था। ठीक है, ये कोल्ड वार एरा का बात की जा रही है, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सुरक्षा संधि हुआ था, लेकिन उसको किसी कारणवश से निलंबित कर दिया गया है, उससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी गई है। क्या वजह है? यहाँ दो तस्वीर आप देख रहे होंगे, क्योंकि एक अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ डाला गया है। दूसरा रशिया के आप प्रेसिडेंट देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो कहां से कनेक्शन आकर के जुड़ता है रशिया का और उस समय का? जब मैंने कहा कि कोल्ड वार एरा की बात की गई है, तो सोवियत संघ की घटना को आप ध्यान में रख के चलिए। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से अब इस पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा में क्यों आया है इसको समझिए। नाटो अनाउंसेस फॉर्मल सस्पेंशन ऑफ कोल्ड वार एरा सिक्योरिटी ट्रीटी आफ्टर रशियाज पुल आउट। यहां पर दो तीन बातें नाटो को लेकर के हमने चर्चा किया। अब यहां पर फॉर्मल सस्पेंशन की बात की जा रही है, यानी कि औपचारिक तौर पर नाटो ने अब घोषणा कर दिया है कि इस संधि से हम भी अब बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि यहां पर देखिए है रशियाज पुल आउट, तो रसिया जो है पहले ही इससे बाहर निकल चुका है। तो संधि करने वाला दो पक्ष होना चाहिए। जब दूसरा पक्ष जो है इससे बाहर निकल गया, जो दूसरा मुख्य पक्ष है, तो फिर नाटो का कहना है कि इस संधि में हमें बने रहने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। और यहां पर कोल्ड वार एरा, ये जो कोल्ड वार का समय था उस वक्त की बातें की जा रही है और सिक्योरिटी ट्रीटी की बात की जा रही है। ठीक है, सुरक्षा संधि को लेकर के बात किया गया था। तो यहां पर कुछ की वर्ड जो है, इसको अगर आप सही से समझ जाते हैं तो मामला यहीं आपका निपट जाएगा। लेकिन इसमें कुछ जितने भी की वर्ड है उस पर हमें थोड़े से विस्तार से बात करने पड़ेगा, ताकि इस टॉपिक को आप सही से समझ पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बिंदु, नाटो द्वारा यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को निलंबित करने की घोषणा कर दी गई है, जिसकी बात हमने की है। और नाटो ने कहा कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले उसके सदस्य अब अपनी भागीदारी से बाहर आ रहे हैं। रशिया की तरफ यह इशारा किया गया था, क्योंकि रशिया जो है इससे पहले ही निकल चुका था। अब यह संधि था क्या? सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं, फिर हम कारण पे आ जाएंगे कि अभी ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर एक संधि किया गया था, और यह संधि कब हुआ था? कोल्ड वार के समय में, शीत युद्ध। शीत युद्ध की स्थिति, इस पर हम आके अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि शीत युद्ध का मतलब क्या है कि मतलब औपचारिक तौर पर कोई युद्ध हो नहीं रहा है आमने सामने से। जैसे अभी यूक्रेन का और रशिया का युद्ध देखेंगे, तो इस युद्ध को आप शीत युद्ध नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हमास और इजराइल का संघर्ष देखेंगे, तो यह शीत युद्ध नहीं है। शीत युद्ध कहने का तात्पर्य है कि युद्ध हो नहीं रहा है वास्तविक में, लेकिन युद्ध का माहौल बना हुआ है। कभी भी संभव है किसी भी मुद्दे पर युद्ध हो जाए, दो दलों के बीच, दो पक्षों के बीच विवाद छिड़ जाए, इसकी संभावना जो है वह बनी रहती है। इसी को कहा गया शीत युद्ध का, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चला है। और 1991-92 तक, जब तक यूएसएसआर जो है उसका विघटन नहीं हो जाता है, तब तक यह मामला बना हुआ था। इसको विस्तार से हम देख लेंगे। उसी समय क्या हुआ था, एक सुरक्षा संधि किया गया था, जो कि नवंबर 1990 में यह मूर्त रूप में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, यह हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए, शीत युद्ध के समय क्या हुआ था कि जो भी प्रतिद्वंदी देश थे, जैसा मैंने कहा कि माहौल युद्ध का बना हुआ रहता था, किसी भी राष्ट्र को किसी पे यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं जग पा रहा था, तो सभी एक दूसरे को संशय की नजर से देख रहे थे। इन सभी चीजों से एक दूसरे को बचाने के लिए चर्चा किया गया कि एक काम करते हैं, संधि कर लेते हैं। ठीक है, आपस में मिलजुल करके बैठा, बातचीत किया दोनों पक्ष, और एक संधि हो जाता है। और संधि के तहत कहा जाता है कि जो हमारी सीमाएं हैं, जैसे दो देश है उसकी सीमाएं हैं, तो अपनी बॉर्डर पर जो हमारी आर्मी है उसको हम वहां इकट्ठा नहीं करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था शीत युद्ध में, युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन यदि दो देश यहां हैं तो नो मैंस लैंड है, इधर भी और ये भी इधर भी, पूरा बंदोबस्त करके रखता था, हथियार के साथ पूरा सेना और बाकी सारे चीज जितने भी हैं सब व्यवस्था करके रखता था, और युद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन संशय बना हुआ कि कभी हो सकता था। अब इन सब चीजों में क्या होता था, बहुत तरह की व्यवहारिक समस्याएं होती थी। लगातार जो है प्रशासन का और शासक का ध्यान जो है युद्ध वाले क्षेत्र पे लगा हुआ रहता था। ठीक है, संशय बना ही रहता था, और इन चीजों पर खर्च भी बहुत अधिक आता था, तो आर्थिक दुष्परिणाम भी देखने को मिलता था। इन सभी चीजों से बचने के लिए यह काम किया गया था कि हम अपनी सीमाओं पर जो भी
भी प्रतिद्वंदी हैं, आसपास सीमा लगता है, तो वहां सैन्य का जमा नहीं करेंगे, उस जगह से बाहर रखेंगे। और नाटो के तहत जो है 31 देशों में से अधिकांश ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो यह मसला हो गया इतना कि यह संधि था क्या। अब यहाँ जो सदस्य देश हैं उसको आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें से अधिकांश जो देश थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। अब इसके कारण को लेकर के देख लेते हैं कि अब देखिए, आप कहेंगे कि संधि तो बहुत अच्छा था, कि सही बात है कि निश्चित तौर पर मधुरता बना रहे, एक दूसरे पर जो संशय बना हुआ था खास करके यूरोपीय देश जो थे उनमें, तो कहीं ना कहीं यह संधि जो है शांति का भी एक कारण बना हुआ था। उस पूरे यूरोप की जो क्षेत्रीय स्थिरता थी उसको मौजूद रखने के लिए यह संधि बहुत आवश्यक हो गया था। लेकिन जब अब इस संधि से पहले रशिया बाहर निकलता है और यहां पर अब नेटो ने कह दिया कि हम भी औपचारिक तौर पर इसे निलंबित करते हैं। ठीक है, तो कारण को देखेंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि रूस इस संधि से पहले ही बाहर निकल चुका है। ठीक है, और रूस कब निकला था? 2007 में इस संधि को उसने छोड़ दिया था कि हम इस संधि से बाहर निकल रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने 7 नवंबर को घोषणा की थी कि रूस अंतिम रूप से अब इस संधि से बाहर निकल रहा है। ठीक है, 2007 से यह मसला चला आ रहा है और रूस का, अभी चूंकि आप जानते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन का समर्थन कौन कर रहे हैं? सभी पश्चिमी देश जो हैं, यूरोपीय देश जो हैं, और यूएसए भी कर रहा है। और रूस और अमेरिका का हमेशा जो है एक दूसरे पर संशय बना रहा है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझेंगे तो ये दोनों देश जो है वैचारिक आधार पर बटे हुए हैं। जहां यूएसए पूंजीवाद का समर्थन करता है, वहां रसिया हमेशा ही से ही समाजवाद या साम्यवाद का समर्थन करता है। इस चीज पर भी हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो जो ये कारण पिछला रूस मुख्य कारण था कि अगर दोनों पक्ष के साथ जो ये संधि होता है तो एक अगर बाहर आ चुका है ऑलरेडी, तो दूसरा कहा फिर हम भी इसमें बने नहीं रहेंगे, इसमें बने रहने का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब शीत युद्ध, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है यह स्थिति उभरी थी कि युद्ध तो नहीं हुआ था लेकिन युद्ध का माहौल बना हुआ था और इसमें दो देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और उस वक्त का सोवियत संघ जो कि आज का रसिया हो जाता है। और ये टाइम पीरियड आप कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध चूंकि 1945 के बाद, और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 1991 तक चूंकि सोवियत संघ का उस वक्त विघटन हो जाता है, तो यह स्थिति बना हुआ था। और विचार के आधार पर जरा सोचिए कि विचार के आधार पर दुनिया जो है दो धुरी में बटी हुई थी, जहां अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था, बाजार के नियंत्रण की चीजों को मानता था, वहीं रसिया जो है वह साम्यवाद को मानता था या उस वक्त का सोवियत संघ समाजवाद के फिलॉसफी को मानता था। वह कहता था कि संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लेकर के आप चल सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के दो ध्रुव में बटा हुआ था विश्व। तो बहुत सारे देश जो थे, अब चूंकि उसी वक्त क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं, भारत भी उसमें से एक था। अफ्रीकी बहुत सारे देश थे जिसको आप तीसरी दुनिया का देश कहते हैं। तो तीसरी दुनिया के अधिकांशतः देश जो है वह औपनिवेशिक शासन के तहत था, ब्रिटेन या फ्रांस के तहत था, पुर्तगाल के तहत था। तो ये आजाद हो रहे हैं। आजाद होने के साथ इनको संसाधन की जरूरत थी, इनको अपने देश को चलाने के लिए पूंजी की भी आवश्यकता थी। तो इन्होंने क्या किया कि किसी न किसी का साथ पकड़ते चले गए। बहुत सारे देश जो है यूएसए के पीछे चले गए, तो बहुत सारे देश जो है वह उस वक्त के सोवियत संघ के पीछे चले गए। अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर हाथ थाम लिया एक दूसरे का, और इससे क्या हुआ, दुनिया दो खेमों में बटी नजर आई। अब आपका प्रश्न यह उठेगा, क्या भारत भी उस वक्त किसी का साथ थामा था? तो देखिए, भारत जो है वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन उस समय से करता रहा। गुटनिरपेक्ष शब्द में ही यह निहित है कि हम गुट से निरपेक्ष हैं, हम किसी भी गुट से अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे। हम नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से हम अपनी विदेश नीति को चलाएंगे। हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे। उस वक्त के हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का यह कहना था। तो उस वक्त दुनिया जो है एक तरफ पूंजीवाद की तरफ, एक तरफ साम्यवाद, और भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक तरह से कह सकते हैं नेतृत्व करता हुआ नजर आया, और बहुत सारे राष्ट्र जो है भारत के साथ रहे। भारत का संबंध यूएसए से भी अच्छा था और उस वक्त के सोवियत संघ से भी बेहतर संबंध हुआ करता था। तो यह पूरी स्थिति जो है वह शीत युद्ध की थी, यानी कि युद्ध हो नहीं रहा है लेकिन युद्ध की पूरी संभावना जो है बनी हुई है। ठीक उसी तरह कभी कभी बरसात के मौसम में आप देखते होंगे कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन पूरा मेघ लगा हुआ है, बादल गर्जना कर रहा है, और कभी भी ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है। तो यही संभावना शीत युद्ध की हुई, कोल्ड वार कहा गया इसीलिए इसे।
अब चलिए हम नाटो के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि नाटो ने अभी अपने आप को इस संधि से बाहर निकाल लिया है। इसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब यहां पर बातें की गई नॉर्थ अटलांटिक, तो उत्तरी अटलांटिक को लेकर के बात की गई है। तो अटलांटिक कहीं ना कहीं यह क्षेत्र जो है इसके मध्य में आ गया। आपको व्यवहारिक तौर पर यह समझ लीजिए कि इसके आसपास के जो राष्ट्र होंगे उत्तरी हिस्से वाला, वह सभी कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे, इस संगठन में आएंगे, या अधिकांशतः इसके संगठन के अंतर्गत आ जाएंगे। ये औपचारिक तौर पर मैं आपको चीजों को समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। अब चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित तौर पर इसका नेतृत्व करता है। जैसा मैंने पहले कहा कि नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। ध्यान देना है इस चीज को सबसे पहले कि यह सैन्य संगठन है। अच्छा, एक चीज आपको पता है, भारत के साथ जो है एक क्वाड करके अभी एक संगठन बना है, जिसमें भारत है, जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 देश हैं। कहा जाता है कि यह चीन को एक तरह से घेरने के लिए तैयार की गई स्थिति है। लेकिन क्या क्वाड को आप ये कह सकते हैं कि यह सैन्य संगठन है? निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। बराबर कहा गया है कि क्वाड जो है वह सैन्य संगठन नहीं है। आपसी साझेदारी को बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया गया है। लेकिन यह जो संगठन है नेटो, यह क्या है? सैन्य संगठन है, घोषित रूप से सैन्य संगठन है, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। और गठन इसका, जैसा कि मैंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सब चीजें उपस्थित होता है, तो 4 अप्रैल 1949 को इस स्थिति में यह आया था। इसमें अभी जो है वर्तमान 31 सदस्य हैं। 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। 2 उत्तरी अमेरिकी देश कहने का मतलब एक इसमें यूएसए आ जाता है और दूसरा कनाडा आ जाता है। बाकी जो देश है, मैंने कहा था कि यूरोप को लेकर के स्थिति बनी हुई थी, यूरोप के बहुत सारे देश थे, उसका आपस में संशय बना हुआ था, विश्वास एक दूसरे पे नहीं टिक पा रहा था। तो 2 जो है उत्तरी अमेरिकी देश, इसके अलावा जो है 29 देश जो है इसमें यूरोप महादेश से आता हुआ है। इसका जो अपना एक तरह से कह सकते हैं रूल बुक है, गाइडलाइंस है, संविधान है। उसके आर्टिकल 5 इसका कहता है कि सदस्य देशों में से किसी एक या एक से अधिक के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है तो यह माना जाएगा कि समस्त नाटो सदस्य पे हमला हुआ है, और फिर सभी उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे और सभी क्या करेंगे? इस जो भी हमला करने वाला होगा वह उससे लड़ेगा सभी। अब समझ में आए? यानी कि मान लीजिए ये रूस है, रूस नाटो में नहीं है, तो रूस ने क्या किया कि कनाडा पे किसी वजह से हमला कर दिया। तो कनाडा पे हमला किया तो क्या होना चाहिए था कि कनाडा और रसिया का युद्ध आपस में होता, लेकिन चूंकि कनाडा जो है वह नाटो का सदस्य है, ध्यान देना है, यहां नाटो में हस्ताक्षर करता राष्ट्र है, इसीलिए इसका जो नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? इसका आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो कंट्री में जो भी कंट्री है, चाहे जो भी 31 में, इस पर कोई भी हमला करता है तो बाकी सब लड़ेगा। इसलिए यूएसए भी यहां पर लड़ते हुए आ जाएगा। अब कनाडा पे हमला हुआ था, लेकिन यूएस का भी रूस से हमला होगा, दोनों में भी युद्ध छिड़ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको कहते हैं सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कहा जाता है कि हम सब अपनी सुरक्षा के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हम सब जिम्मेवार हैं, और सभी क्या होता है, किसी पे संकट आया सब खड़ा हो गया। और ये सशस्त्र बात की जा रही है, इसको ध्यान में रखना है। नाटो में किसी नए सदस्य को शामिल करने का निर्णय सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाएगा। यानी कि 31 सदस्य जो है, अगर कोई नया आता है तो 31 सदस्य को इस पर राजी होना चाहिए, तभी मामला बन सकता है। अब एक इस पर संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न का जवाब जैसा कि आप जानते हैं मैं नहीं दिया करता हूं, क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं कि आप बेहतर जवाब दे रहे हैं। तो प्रश्न देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का गठन कब हुआ था? फैक्ट बेस्ड प्रश्न है, 4 विकल्प यहां दिए गए हैं, इसकी चर्चा जो है लेक्चर में किया गया है। यदि आपको याद ना रहे तो आप लेक्चर में पीछे जाइए और फिर आप इसका जवाब दे दीजिए। उसके अलावा यदि आप नाटो के बारे में और कुछ भी जानते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोल्ड वार के बारे में अपने विचार कुछ रखना चाहते हैं, जरूर लिखिए। इसके अलावा इसमें वैचारिक मुद्दे और भी बहुत हैं जिसकी चर्चा हमने की है, जैसे कि पूंजीवाद का चर्चा मैंने किया, समाजवाद और साम्यवाद का चर्चा मैंने किया, उस वक्त के सोवियत संघ की फिलॉसफी को लेकर के हमने बात किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात की। तो इन सभी मुद्दों पर यदि आपका कुछ विचार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं लगातार उसे देखता रहता हूं, और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने ज्ञान का वहां पर प्रदर्शन भी करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।